हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नई यूनिट है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी हैं जो कि पॉलिटेक्निक और आईआरटी के एंट्रेंस एग्जाम में आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए हैं। तो आज ये नई नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, तो जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पुराने हैं, वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को अच्छे से देखना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमको पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, पावर पढ़ना और एनर्जी पढ़ने हैं। इसके जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आते हैं पिछली बार, यानी कि लगभग जो इसका पिछला एग्जाम हुआ था उसमें इसके क्वेश्चन आए थे। तो इसके क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग को समझना। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में, हम थोड़ा सा बगल हो जा रहे हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम चाहेंगे क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म में इन तीनों चैप्टर्स को, मतलब कि जो तीनों टॉपिक है इनका जो मेन बेसिक चीज़ हमको जाननी है, फॉर्मूला हो गया, इसका यूनिट हो गया, इसकी डिफिनेशन हो गई, उसको हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दिया है एक शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप इसको जल्दी से शॉर्ट नोट्स टाइप सा देखें और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, और बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आखिर में ये वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आपको क्या करना है, आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं वर्क की। तो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है, यहाँ पर डिफिनेशन हमने लिखी है, प्रॉपर डिफिनेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्य वस्तु पर लगाए गए बल, वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है बल? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है, हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है, इस तरीके से ब्लॉक है। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक है, इसको हम इधर खींच रहे हैं, इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इधर की तरफ हम खींच रहे हैं। यानी कि बल हम किधर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। और जो ये हमारा बॉक्स है, जो हमारा ये मान लीजिए कि पिंड है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इसी डायरेक्शन में। भाई जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर को हमने हाथ पे रख दिया और इसको इस तरीके से ऐसे खींच रहे हैं, इस तरीके से धागा बांध के, फिर इसी को पकड़ कर इधर खींच रहे हैं। तो बल हम किधर की तरफ लगा रहे हैं, अपने तरफ लगा रहे हैं। और ये जो मार्कर है वो किधर मूवमेंट कर रहा है, हमारे तरफ ही मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें आती है, एक आता है बल और एक आता है इसकी दिशा। बात समझ पा रहे हैं? एक आता है बल और एक आती है इसकी दिशा। तो बल एक हो गई और उसके साथ साथ एक होती है दिशा, और दिशा के साथ साथ एक और होता है उसका विस्थापन। विस्थापन कैसे? विस्थापन कैसे, देखिए एक चीज यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे। ये हो गई हमारी डायरी, डायरी के ऊपर हमने रखा यहाँ पर ये इंक का डब्बा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। देखिए इस पे पकड़ के इसको फोर्स लगा करके इसको इधर की तरफ, हमने इस डब्बे पे फोर्स किधर की तरफ लगाया, इधर की तरफ लगाया। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन आया, मतलब किधर ये मूवमेंट किया, हमारे तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसका विस्थापन हमारे तरफ ही हो रहा है, बल की दिशा में हो रहा है। ठीक है, बल की दिशा में ही हो रहा है। तो बल की दिशा में हो रहा है और जितना विस्थापन हुआ वो भी तो काउंट करेंगे। भाई बल की दिशा में विस्थापन तो हुआ, अभी तक ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, विस्थापन हुआ। तो तीन चीजें इसमें आ रही हैं, एक बल आ रहा है और एक इसकी दिशा आ रही है और एक इसका विस्थापन आ रहा है। तो तीन चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो उन्हीं तीनों का जो गुणनफल होता है, उन्हीं तीनों का जो गुणनफल होता है, वही हमारा क्या होता है, वही यहाँ पर हमारा कार्य होता है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, यानी सिंपल भाषा में हम कहें तो केवल हम बल और विस्थापन का गुणनफल देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिशा भी देखते हैं, उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं। अब डायरेक्शन कौन सी देखते हैं, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यहीं पर प्रॉब्लम करता है। अब ये दिशा क्या होती है, इसमें दिशा को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कि ये लकड़ी का बॉक्स हो गया। ठीक, अब लकड़ी का ये बॉक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स इस तरह से लगा रहे थे, ध्यान से भी समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम फोर्स इस तरीके से लगा रहे थे, मतलब लकड़ी रखी थी, हम एकदम उसको सीधा इस तरीके से खींच रहे हैं, हम उसको एकदम सीधा इस तरीके से खींच रहे हैं। और ये जो लकड़ी है वो भी इसी डायरेक्शन में, सेम इसी पाथ पे मूवमेंट कर रही है। ठीक है, सेम इसी पाथ पे मूवमेंट कर रही है, जैसा हम फोर्स लगा रहे हैं वैसा वो मूवमेंट कर रही है।
ठीक है। तो वहां पर आपके लिए जो डायरेक्शन है वो क्या है, मतलब कि जिधर हमने फोर्स लगाया सेम उसी में उसी लाइन पे यहाँ पर डायरेक्शन लग रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। अरे भाई एक लाइन ऐसी है और मतलब कि ये फोर्स की लाइन है और ये लाइन मान लीजिए वेलोसिटी की है, दोनों लाइन सेम एक पाथ पे है, तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल 0 होगा। तो जब एंगल 0 होगा तब हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, एंगल की बात नहीं करते, तब सीधे सीधे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जिसमें फॉर्मूला होता है कि वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये विस्थापन होता है, ना कि दूरी आपकी। ठीक है, यहाँ पर ये विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन होता है। चलिए, तो ये चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा फॉर्मूला एक होता है, ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों जो है सेम फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पर ये डायरेक्शन आ गया है, एंगल आ गया है। एंगल का फंडा कब आएगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। अब जैसे कि ये लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को हम इस तरीके से सीधा ना खींच करके कुछ अगर हम इस तरीके से खींचे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पर ये है और इसके ऊपर हम एक छोटी सी यहाँ पर ये बॉल नहीं है, टेप है, इसको रख लेते। अगर हम इसको एकदम सीधा खींचेंगे, एकदम धागा बांध के एकदम सीधा खींचेंगे तब भी ये इधर आएगा। अगर हम इसको ऊपर से इस तरफ से खींचेंगे तब भी ये इधर आएगा। मतलब फोर्स तो हम ऐसे एंगल पे लगा रहे थे। जैसे कि आप ट्रॉली बैग जानते हैं, ट्रॉली बैग में क्या होता है, ट्रॉली बैग किस तरीके से होता है भाई, ट्रॉली बैग होता है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसका रोलर लगा रहता है और इस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगता है। ठीक है, इस तरीके से फोर्स इधर की तरफ लगता है, मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन इधर की साइड होती है, लेकिन ये मूवमेंट किधर करता है, इधर की तरफ करता है। बात समझ पा रहे हैं, फोर्स हम इधर की तरफ लगा रहे होते हैं और ये मूवमेंट इधर की तरफ करता है, आगे की तरफ ही करता है। फोर्स इधर लग रहा है, मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो इनके बीच एक एंगल बन जाता है। देखिए इनके बीच एक एंगल बन जाता है, तो इसी एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। जैसे कि इस पिंड को अगर हम बांध करके किसी रस्सी से बांध करके इस डायरेक्शन में खींच रहे होते, थोड़ा सा और ऊपर इस तरीके से कुछ ऊपर खींच रहे होते, तो ये ऊपर अगर इसको हम खींच रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींचते हुए पीछे जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन तो हम बल की इस तरफ लगा रहे हैं, लेकिन ये आ किधर रहा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधा आगे बढ़ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर से उठ गया होगा, ऐसे जंप कर गया होगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो उठ जाएगा, उतना नहीं लगाना, नॉर्मल लगाएंगे तो ऐसे घिसलता हुआ आएगा, है ना, उस पर ऐसे खिसकता हुआ आएगा। तो ये डायरेक्शन इसकी यही है। तो इनके बीच अगर इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो एक इसके बीच एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। तो अब आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि थीटा क्या होता है। थीटा आपका होता है जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने की वजह से जिधर उसमें मूवमेंट हो रहा है, जो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, उनके बीच का एंगल जो होता है वो आपका थीटा होता है। अब यहां पर देखिए ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, मुख्य सूत्र होता है। क्या होता है, मुख्य सूत्र होता है। ठीक है, मुख्य सूत्र आप इसको समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहीं से सभी सूत्र बनते हैं। ठीक, यहीं से सब सूत्र बनते हैं वर्क के। तो यहाँ पर ये मुख्य सूत्र होता है। अब इसी से ये वाला बना हुआ है, इसी से ये वाला बना हुआ। कैसे बना है, हमने कहा कि ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब ब्लॉक इस तरह से खींचा जा रहा है और ये इसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी कर रहा हो। ठीक है, इस तरह से खींचा जा रहा हो और इसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी कर रहा हो, तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच यानी कि जो एंगल है वो 0 हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन और यहाँ पर ये मूवमेंट की डायरेक्शन, दोनों के बीच यहाँ पर एंगल 0 हो चुका है। तो अगर आप cos 0 की वैल्यू रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है, cos 0 की वैल्यू आपकी आती है 1। क्या आती है, 1। तो यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे, यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो टोटल F और S बचेगा। बात समझ पा रहे हैं, तो F और S बचेगा, तो यहाँ पर FS हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पर cos 0 हो जाता है तब ये FS आता है, नहीं रहता है तो मेन फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो जब जब आपको एंगल देगा आप इस चीज का यूज करेंगे। बात क्लियर है। अब आप समझ गए कि वर्क हमको कैसे निकालना है, कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई हमने कितना काम किया, हमने कितना काम किया। जैसे कि फिर से थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे अपने डायरी से ही। जैसे कि हमने अपने डायरी के ऊपर इस स्याही के डब्बे को रखा
और इसको हमने इधर से खींच करके, इधर से देखिए खींच करके इधर कर दिया, तो कुछ ना कुछ हमने काम किया ना, कुछ ना कुछ हमने, फालतू का ही काम है ये, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, यहाँ रखा था चाहे यहाँ रखा था, लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ खिसका के रखा, तो कुछ ना कुछ तो हमारा वर्क डन हुआ होगा। तो उस वर्क को कैसे हम निकालेंगे, उस वर्क को हम निकालेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमने कितना काम किया, कम काम किया या फिर ज्यादा काम किया। तो अब वो कैसे निकलेगा, इसको यहां से यहां तक लाते समय हमारा कितना फोर्स लगा और उसके साथ साथ कितना दूर हम लेकर के आए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके साथ साथ अगर एंगल पे है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से हम बता सकते हैं कि हमने कितना काम किया। अगर हम इसको बहुत दूर तक ले जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर इसको हम बहुत दूर तक ले जाएंगे, बहुत दूर तक, 10, 15, 20 किलोमीटर तक मान लीजिए, ठीक है, तो 10, 15, 20 किलोमीटर तक ले जाएंगे तो हमारा जो एस है, एस यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जिसके वजह से हमारा कार्य जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें मल्टीप्लाई में है, तो अगर विस्थापन बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर फोर्स बढ़ेगा तब भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, हल्का सा है, यहाँ पर ये ना हो करके लगभग मान लीजिए कि 40 कुंटल का एक पत्थर होता, 40 कुंटल का एक पत्थर होता, और उसको अगर हम इतना भी खिसका देते, इतना भी खिसका देते हो तो बहुत ज़्यादा हमारा वर्क हो जाता, क्योंकि बहुत वजन है, उतना खिसक नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा करके उसको खींचा, तो हमने बहुत थोड़ा सा विस्थापन किया लेकिन बहुत ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया, तो हमारा कार्य जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो कार्य बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर आप बल बढ़ाएंगे तब भी आपका कार्य बढ़ जाएगा, अगर आप विस्थापन बढ़ाएंगे तब भी आपका बल बढ़ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि हम आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी, जैसे कि आपने इस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व भी किया होगा, हमारे दिमाग में वैसे से आ गया, जैसे कि एक बाल्टी पानी आपने उठाए और उठा करके थोड़ी दूर पे आपने रख दिया, ठीक है, एक बाल्टी पानी आपने उठाया थोड़ी दूर पे रख दिया, तो आपने कुछ लगभग मान लीजिए 20 लीटर की बाल्टी है, यानी कि 20 किलो है, तो 20 किलो का आपने उठाया और कुछ दूरी पे रख दिया, लेकिन वही 20 किलो अगर आप उठा करके 1 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये कितना ज़्यादा वजन है। मतलब कि वजन का मतलब आपको थकान महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उस समय ज़्यादा यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पर फोर्स है, मतलब कि जो वजन है वो फोर्स ही लगा रहा होगा आपके हाथ पे, ठीक है, वो फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स तो फिक्स है भाई। आप स्टार्टिंग में जब थोड़ा दूर के लिए गए तब भी उतना फोर्स वो लगा रहा था और अब भी उतना फोर्स लगा रहा, लेकिन इतनी दूर जाने की वजह से आपका टोटल जो है वर्क वो ज्यादा हो चुका है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो वर्क टोटल बढ़ जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क आपका ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से आपको थकान महसूस होने लगती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? वर्क क्या होता है, ठीक है, कार्य समझ गए। अब देखिए कार्य को हम लोग मेजर किस में करते हैं, कार्य को हम लोग मेजर किस में करते हैं, तो कार्य को मेजर करने के लिए इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। और आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आपको यूनिट को रटने की जरूरत नहीं होती है, आप यूनिट यहीं से ध्यान रख सकते हैं। आपको फोर्स की यूनिट पता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर हो गया इसका, ठीक है, न्यूटन मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर तो आप याद रख लीजिए, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, इसको आप याद रखना पड़ेगा, इसको तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसको तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। ये MKS में है जो आपको यूज करनी है। CGS में भी इसकी कुछ यहाँ पर यूनिट्स होती हैं। अब आप ये मत सोचिए कि हम इसको याद कर लेंगे, इसको नहीं याद करेंगे, फिर आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा और आपको इसमें चेंज करके फिर आपको यूज में लेना होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यूनिट का जो कन्वर्जन है उसको तो कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्ट करना किसी भी तरह के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पर डायन होता है, यानी कि डायन सेमी होता है, डायन सेंटीमीटर होता है अगर आप बात करेंगे तो न्यूटन मीटर के हिसाब से, और जूल के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर अर्ग होता है जो कि CGS सिस्टम में होता है, इसकी यूनिट। अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि 1 जूल इक्वल क्या होता है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, इसको आप याद रखिए, कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए यहाँ पर वर्क समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं पावर की।
अच्छा, पावर की बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर वर्क का दो रूप और बात कर लेते हैं। इसके दो तरीके के फॉर्म होते हैं। जो कार्य होता है या दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव वर्क और एक होता है निगेटिव वर्क, यानी कि धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य क्या होता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कैसे समझेंगे, फिर से वही चीज, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्लेन एक सतह है, यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक पत्थर रखा हुआ है, इस तरीके से बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, इस पत्थर को यहां से हम मतलब इस पत्थर को किसी भी तरह से ऐसे हमने रस्सी से बांध दिया है। ठीक, और इस रस्सी से बांध करके इसको हम इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको इधर खींचने की कोशिश की जा रही है। ठीक, इस तरीके से मान लीजिए इसको इधर खींचने की कोशिश की जा रही है। किधर की तरफ, अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पत्थर जो है इधर की तरफ ना जा करके, भाई वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि हम खींच ले, उसको अपने तरफ खींच ले। लेकिन ये जो पत्थर है वो इधर ना जाने की, मतलब ये फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो ये पत्थर है इसका मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं, इसका मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। तो इस तरीके का जो यहाँ पर फोर्स बनता है, जो वर्क बनता है, इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक कार्य। कहने का मतलब कि जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, काम उधर ना हो करके उल्टी दिशा में हो रहा है। भाई हम खींच इधर रहे हैं, हो उधर रहा है ना। अब ऐसा कैसे कब हो सकता है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास हमने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया, तिरछा प्लेन बना दिया। अब अगर हम इस पे इस चीज को रखेंगे, देखिए ध्यान से, इस चीज को हम रखेंगे, तो अब अगर इसको हमको होल्ड करके रखना है, मान लीजिए कि इसको पकड़ करके रखना है, तो हमको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, लेकिन इसमें इतना ये टिल्ट है, इतना टेढ़ा है कि ये इधर की तरफ ये भागता जा रहा है, तो हमको पकड़ करके रखना पड़ेगा। या फिर जैसे कि आपने कभी देखा होगा किसी मूवी में, किसी वीडियो में, कि कोई इस तरीके से ऐसे सतह है इस तरीके से, और इस पे कोई बाइक या फिर कार इस तरीके से चल रही है। ठीक है, इस तरीके से कोई कार इस पे चल रही है, और कार जो है ऊपर ना जा करके, कार का जो इंजन है वो ऊपर की तरफ तो जाना चाह रहा है, लेकिन वो फिसल के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, ये आपका इधर है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन वो आ किधर रही है, इधर की तरफ आ रही है। तो ये आपका निगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जिस दिशा में डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इधर लगा रहे हैं, तो इसकी गति भी इधर की तरफ हो रही है। तो इस तरीके के फोर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क या फिर धनात्मक कार्य। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य को एक चीजों से और समझिए, इसका जो एंगल का सिस्टम है उससे समझिए। एंगल से कैसे, जैसे कि हमने कहा कि किसी भी ब्लॉक के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, तो हम फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हम कई तरह से फोर्सेस लगा सकते हैं, और इसका विस्थापन मान लीजिए कि इधर की तरफ ही हो रहा है। भाई हम फोर्स चाहे इधर लगाएंगे तब भी इधर की तरफ आएगा, इधर लगाएंगे तब भी इधर की तरफ आएगा, इधर लगाएंगे तब भी इधर की तरफ आएगा। ठीक है, यानी कि लगभग जितना हम फोर्स लगा रहे हैं जिधर, वो उधर की डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इसको हम ऋणात्मक कहेंगे या फिर धनात्मक कहेंगे। देखिए, ये वाला तो जो सीधा सीधा लगा रहे हैं इसके डायरेक्शन में आ रहा है, भाई हम सीधा सीधा खींच रहे थे और वो सीधा सीधा आ रहा था, तो इसको तो हमने पॉजिटिव वर्क कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर में क्या हो रहा था कि हम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे थे, वो इधर की तरफ जा रहा था। तो क्या इसको पॉजिटिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का ये नियम होता है कि एंगल जो हो, एंगल ध्यान से देखिएगा, जो एंगल हो, जो आपका थीटा हो, वो क्या हो, जीरो से बड़ा हो। क्या हो, जीरो से बड़ा हो, या फिर जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो, और आपका 90 से छोटा हो। क्या हो, 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो। कहने का मतलब है कि यहां तक लगभग, इधर भी आप लगाएंगे तब भी आपका पॉजिटिव वर्क ही होगा। ये 90 पे है, तो 90 तक जो आपका होता है, अगर यहां तक आप फोर्स लगा रहे हैं और आपका डायरेक्शन इधर की तरफ हो रहा है, तो वो पॉजिटिव वर्क है।
ठीक, उसी तरीके से अगर आप फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, मतलब कि फोर्स कहाँ की तरफ लगा रहे हैं, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, ये पॉजिटिव का हो गया, अब निगेटिव का समझिए। उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि आप फोर्स जो है इधर की तरफ लगा रहे हैं और डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब थीटा जो है आपका वो 90 से ज़्यादा है और 180 के बराबर या फिर कम हो सकता है। ठीक है, तब आपका क्या होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में वो मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहिए, तो ये आपका ऋणात्मक कार्य होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपकी डायरेक्शन में आएगा तो पॉजिटिव, और आपके डायरेक्शन के उल्टा जाएगा, मतलब फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, जा उधर रहा है, तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट और बताना चाहेंगे कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, घर्षण बल एक तरीके का ऋणात्मक फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, जैसे कि हम इस पे किसी भी चीज को ऐसे करके रखते हैं, ऐसे करके रखें और इसको हम अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो इसके मतलब कि ये डायरी के और इस मार्कर के सतह के बीच एक बल कार्य कर रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में काम करता है। जैसे हम इसको इधर खींच रहे हैं तो घर्षण बल चाह रहा होगा ये इधर ना जाए, उधर ही रहे। ठीक है, तो जब हम इसको इधर खींचते हैं तो घर्षण बल उधर की तरफ लगता है, उल्टा दिशा में लगता है। इसी वजह से घर्षण बल को हम लोग हमेशा ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, घर्षण। ठीक है, कोई दिक्कत है तो ऋणात्मक आप समझ गए, मतलब कि पहले कार्य समझ गए, कार्य के बाद आप वहां पर धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य के बारे में समझ गए। अब क्वेश्चंस लगाएंगे तो और अच्छे से इन चीजों के बारे में क्लियर होगा आपको। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वर्क के पावर के बारे में। पावर यानी कि सामर्थ्य, या फिर इसको हम लोग शक्ति भी कहते हैं। सामर्थ्य कह सकते हैं या फिर शक्ति कह सकते हैं। तो देखिए इसकी हमने बहुत ही छोटी डिफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं या फिर सामर्थ्य कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला, मतलब कि इसकी जो डिफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है, जो इसकी डिफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है। दर हमने आपको बताया है, बहुत बार बताया कि जिस चीज में दर लगेगा, दर का मतलब होता है समय, दर का मतलब होता है टाइम। ठीक है, पर टाइम। तो यहां पर देखिए ये आपका पावर है, तो पावर इक्वल क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो की दर का मतलब होगा कि पर समय, मतलब कार्य जो कर रहे हैं कितने समय में कर रहे हैं, अगर आप निकालने लगेंगे। अभी तक समय नहीं आ रहा था, अभी तक ये आ रहा था कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितने एंगल पे हो रहा है, तो वो आपका वर्क होता है। लेकिन जब आप उसमें समय की बात करने लगेंगे कि इतना काम इतने समय में हुआ, वहां पर दर की बात करने लगेंगे, तब वो चीज पावर में कन्वर्ट हो जाती है, शक्ति में बदल जाती है। ठीक है, तब उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W/T। इसका देखिए जो यूनिट होगा वो आप यहीं से बना सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल इसकी होती है और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो इसकी जो यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी दो होगी, एक होगी जूल पर सेकंड और एक होगी वाट। अब वाट को कई अलग अलग चीजों में हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किलोवाट, किलोवाट में 1000 वाट होता है। मेगावाट, मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होता है। एचपी यानी कि हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि इतना एचपी का हमारा इंजन है, इतना एचपी का हमारा जो है ट्रैक्टर है। ठीक है, तो वो हॉर्स पावर होती है, हॉर्स पावर। ठीक है, तो एचपी कहते हैं इसको, एचपी। तो एचपी में क्या होता है? एक एचपी बराबर क्या होता है? यहाँ पर एचपी नहीं, एक एचपी लिखेंगे। एक एचपी, 1 एचपी, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इस यूनिट को याद रखेंगे, काम आ सकती है, क्योंकि आपको एचपी में दी रहेगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा वाट में, तो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर, यहाँ पर ये जो है ऊर्जा की यहाँ पर ये यूनिट होती है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर आप समझ सकते हैं, इसको याद रखिए कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। तो ये आपको डेटा जो है याद रखने हैं, और इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस जब क्वेश्चन लगाएंगे
तो क्वेश्चन को मन लगा करके लगाइएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कार्य क्या होता है और आपका पावर क्या होती है, फॉर्मूला याद रखिए। तो कार्य समझ गए, कार्य के लिए हमको फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंगल चाहिए। उसके बाद पावर के लिए आपको क्या चाहिए, कार्य चाहिए और समय चाहिए, तो आपको पावर मिल जाएगा। यूनिट जो है वो निकाल लेंगे। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी की। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा की। ऊर्जा की बातें इतने समय सब कर रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा, उस तरीके की ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ठीक है, बैटरी की ऊर्जा और थर्मल ऊर्जा, बहुत तरह तरह की ऊर्जाएं होती है। थर्मल में ऊष्मीय ऊर्जा, ये कहने का मतलब है, वो इंग्लिश में वर्ड है थर्मल, ठीक है। तो बहुत ही तरह तरह की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक। तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है, ये होती है कार्य करने की दर, ठीक है। किस रेट से कार्य हो रहा है, ज्यादा रेट से हो रहा है तो ज्यादा पावर है, ठीक है। और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है कार्य ये होती है कार्य करने की क्षमता, मतलब कि कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है, वो एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब कितनी आपके पास क्षमता है टोटल, जैसे कि बैटरी होती है, जैसे कि हम इस चीज को टोटल बैटरी से समझाना चाहेंगे। जैसे कि बैटरी है, तो बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ स्टोरेज होता है, जैसे आपका फोन होता है, तो फोन की आपने जैसे बैटरी 100% चार्ज कर ली, 100% चार्ज कर ली, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 100% हो गई। कार्य करने की क्षमता वो हो गई लगभग 5 से 6 घंटे या फिर 8 घंटे, इतने हो गई, ठीक है। अगर आप टोटली हर टाइम पूरा यूज करते हैं तब, ठीक है, तो वो कार्य करने की क्षमता हो गई कि इतने देर तक वो पूरा अपना चलेगी, ठीक। बात समझ पा रहे हैं, तो वो उसकी क्षमता होती है, वो उसकी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। अब ये जो ऊर्जा होती है दो तरीके की होती है, एक होती है मतलब कि होती तो बहुत तरह की है, लेकिन हम लोग इसको बेसिकली यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे वो दो यहाँ पर बात करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी की बात करेंगे। क्या होती है ये दोनों, इसको समझिए ध्यान से। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा कि गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा आती है या होती है, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम वालों को खासतौर पे कहना चाहेंगे कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो कम से कम ये छोटे छोटे वर्ड्स को आप समझिए कि ये गतिज ऊर्जा होती है, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी हो, ठीक है। के ई बराबर ये होता है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी स्थितिक ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है समझिएगा। चलिए, सब कुछ डायरी और यहाँ से समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। तो क्या किया हमने, हमने अपनी डायरी को हाथ में ले लिया, ठीक है, हाथ में ले लिया है, अच्छा ठीक है। अच्छा इसको नहीं ले, थोड़ा सा दूसरी चीज को लेते, वो गिरेगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, फट जाएगी। जैसे कि इसको हमने अपने हाथ पे रख लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये गलती से हमारे हाथ से कैसे छूट गया, तो ये छूटा तो नीचे जाने लगा, जाने लगा कि नहीं जाने लगा, तो जाने लगा नीचे। तो क्यों जाने लगा भाई, क्या इसके पास कोई शक्ति थी भाई। कोई भी चीज अगर कहीं पर चल पा रही है, मतलब कुछ ना कुछ वो मूवमेंट कर पा रही है, तो उसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है, ऊर्जा है तभी तो मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक है। आपके पास बैटरी फोन में है तभी तो फोन को चला पाएगी, जला पाएगी, उसकी लाइट को, उसकी स्क्रीन को, ठीक है, उसके स्पीकर को, उसके टच को, सब कुछ काम करेगा तभी जब उसके पास एनर्जी है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से जब हमने इसको यहाँ पे रखा, जैसे हमने इसको यहाँ पे रखा और जब इसको हमने यहाँ से छोड़ा तो ये तुरंत गति में आ गया, तुरंत ये गति में आ गया। या फिर जैसे कि पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है। पानी किस में भरा होता है, टैंक में भरा होता है। चलिए यहाँ पर समझा देते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा हटाते हैं ना, इधर का कुछ हटा दे क्या, ये पावर वाला हटा दे क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कुछ हटाते क्योंकि इधर का काम हो गया है, ठीक। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक टंकी है, टंकी किसी पानी की टंकी, ठीक है, पानी की टंकी इस तरीके से है,
और इसमें भरा क्या है भाई, पानी की टंकी होगी तो पानी ही तो भरा होगा, है ना। और यहाँ से यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है, ठीक है। तो नल को क्या करें, हम खोल दें। नल को जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, पानी गिरने लगता है। तो क्या यहाँ पे कोई पंप लगा हुआ है जो उसको प्रेशराइज कर रहा है कि वो नीचे आ रहा है? ऊपर तो नहीं चला जा रहा है, ऊपर तो नहीं चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है और तेजी से आता है, काफी स्पीड से आता है। तो किसके वजह से आता है? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहाँ पर एनर्जी इतनी ऊंचाई पर रखने की, भाई आपका पानी जो है वो यहाँ पे है, पानी यहाँ पे, ध्यान से देखिए, पानी यहाँ पे है और आपने जगह यहाँ पे खोली, तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ हाइट है, कुछ ना कुछ इसकी हाइट है। तो इतनी हाइट पे रखने की वजह से वो पानी में पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, स्थिति के कारण ऊर्जा है। भाई यहाँ रखा है तो ज्यादा ऊर्जा, और ऊपर रखेंगे और ऊर्जा, और ऊपर रखेंगे और ऊर्जा। चलिए चेक कीजिएगा, एक प्रैक्टिकल बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा बॉक्स लीजिएगा, डिब्बा लीजिएगा, डिब्बे में क्या कीजिएगा, पानी भरिएगा, ठीक है। पानी, कोई एक डिब्बा ले सकते हैं, हमारे पास तो एक ही केवल डिब्बा है, बट इसमें ये नहीं हो सकता है। आप कोई भी एक प्लास्टिक का डिब्बा लीजिएगा, खराब डिब्बा, ठीक है। उसमें पानी भरिएगा, पानी भर दिए। पानी भरने के बाद उसको यहाँ से होल कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे होल कीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे होल कीजिएगा, पहले ही कर लीजिएगा, और उसको ऐसे दबा के रखिएगा। और उसको पहले पानी आधा भरिएगा, ठीक है, आधा भरिएगा, और आधा भरने के बाद इसको छोड़िएगा। जब इसको छोड़ेंगे तो पानी ऐसे जहाँ पर रखा हुआ एकदम फिक्स वहीं पे रखिएगा, बार बार इसको हटाइएगा नहीं। तो वो देखेंगे पानी कितनी दूर जा रहा है, तो आप उसको देख लीजिए कि यहाँ तक आ रहा है पानी, ठीक है, उसको नाप लिए। अब उसके बाद क्या करिए, इसको फिर से ऐसे उंगली से दबा करके रखिए और पानी अब की बारी यहाँ तक भर दीजिए। अब फिर आप इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये और दूरी तक जाएगा, और दूरी तक जाएगा। क्यों इतना दूरी जा रहा है, इतना दूरी क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि आपने उस चीज की, यहाँ पर पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, उसको और हाइट तक कर दिया, तो अब वो और प्रेशराइज करेगा वहां से निकलने पे, ठीक है। तो ये और दूरी तक जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी। आप यहाँ पर इस चीज को रखते हैं, गिरा देते हैं तो बहुत ही तेजी से नीचे जाने लगता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है, इस वजह से ये जाने लगता है। तो एनर्जी जो है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है कि भाई जब कोई चीज रफ्तार में होती है, गति में होती है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, ये तो दिखती है भाई, काइनेटिक एनर्जी तो दिखेगी। भाई गोली जैसे बंदूक में थी, उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बंदूक से निकली, जैसे ही वो बंदूक से निकलेगी और चलना स्टार्ट करेगी, गति में आएगी, तो उसके पास एक गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, उसके पास एक गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और उस गतिज ऊर्जा से वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। क्या इस छोटी सी गोली में किसी तरीके की बैटरी लगी होती है कि ये ऐसे भागती रहती है? नहीं। क्या इस तरह इस छोटी सी गोली में हम कोई पावर प्लांट सिस्टम यहाँ पर बैठा के रखे हुए हैं जिसकी वजह से ये आगे भाग रही है? नहीं, ठीक है। क्या इस छोटी सी गोली में कोई हम सोलर पैनल लगाए हुए हैं जिसकी वजह से इसमें बैटरी लगाई है, मोटर लगी है, और हवाई जहाज के जैसे पंखे लगे हुए हैं जिसकी वजह से आगे भाग रही है? नहीं। इसमें क्या है? इसमें है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको हमने दिया किसी चीज से, जैसे कि ये हमारा जो टेप है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी देने जा रहे हैं, उधर हो सकता है कोई नुकसान हो जाए, बट आपके लिए तो अब देखिए, इसको हमने दिया तो वो कुछ दूरी तक गया, और जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई, भाई हम यहाँ पर कुछ एनर्जी दिए, अब हम और तेजी से एनर्जी देते तो वो और दूर तक जाता। तो जितनी एनर्जी हम यहाँ से देंगे इसको, उतनी एनर्जी वो ले करके आगे बहुत तेजी से भागेगा, ठीक है, और जितनी एनर्जी होगी उतना एनर्जी लॉस करने के बाद नीचे गिर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये हमारे पास है, इसको हम क्या करें, खूब तेजी से ऊपर की तरफ फेंके, तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसमें हमने क्या किया, एक एनर्जी दे दी जो कि काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक जैसे ही ऊपर जाता रहेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी, और एक टॉप पे जाकर के थोड़ा सा धीमा होगा और वहीं पर रुकेगा और फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर दोनों चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको हमने काइनेटिक एनर्जी दी, तो काइनेटिक मतलब कि हमने इसको एनर्जी दी, अपने हाथ से फेंका, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ऐसे जाती जा रही थी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होती जा रही थी? पोटेंशियल में चेंज होती जा रही थी। एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
एनर्जी का कंजर्वेशन का जो लॉ होता है यही कहता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था तो आप यहाँ पर दो चीज देख पा रहे हैं कि ये जा रहा है ऊपर, किसके वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और ऊपर जितना जाता जा रहा है इसमें क्या होता जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी आती जा रही है। हमने आपको समझाया कि जो चीज जितनी ऊपर पे रखी होगी, ऊंचाई पे रखी होगी, उसमें उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था और काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल में चेंज होती जा रही थी क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी सारी खत्म हुई अब यहाँ पर ये वापस होगा और उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके वजह से अब ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। बात क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट की वजह से और काइनेटिक एनर्जी होती है गति की वजह से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 यानी कि हाफ mv²। ये फॉर्मूला जो है हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत किसी चैप्टर में डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE बराबर mgh। तो आपको सॉरी, तो आपको क्या करना है? इन फॉर्मूले को याद रखना है। 1/2 इंटू mv² को भी याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी mgh भी याद रखना है। अब यहाँ पे कौन सी चीजें क्या होती हैं वो भी हम आपको बताते हैं। m जो होता है ये आपका मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है। और यहाँ पर ये जो v होता है ये वेलोसिटी होती है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे कि हम इस चीज को ऊपर फेंकते हैं तो जब ये यहाँ पे है तो इसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, जब ये यहाँ पे होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा कुछ दूसरी हो जाएगी, और ऊपर जाएगा तो कुछ इसकी गतिज ऊर्जा दूसरी हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो हर एक समय में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी चीज की वो चेंज होती रहती है, ठीक है। कांस्टेंट भी हम रख सकते हैं, कांस्टेंट भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे कि आपका एरोप्लेन होता है, तो एरोप्लेन में क्या होता है कि वो लगातार चलता जाता है, तो उसमें इतना फ्यूल खर्चा इसी वजह से करते हैं ताकि हम उतनी ही एनर्जी कांस्टेंट रूप से उसको दे सकें ताकि वो वहीं पे टिका रहे और उसी तरीके से भागता रहे। लेकिन अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ दूर जा करके गिर जाता है। अगर ना घटे, जितनी एनर्जी हमने दे दी है उतनी ही चलती जाए तो कभी गिरेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, यहाँ पर ये मास, इसकी वेलोसिटी होती है। पोटेंशियल एनर्जी में ये आपका मास होता है, जी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो धरती लगाती है, और h आपका हाइट होती है, कितनी हाइट पे है, जो कि मीटर में होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, और ये आपका केजी में होता है, यहाँ पर ये केजी में होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर से, जिन्होंने नहीं किया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ। फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए, तब आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा इंजीनियर के जैसे और अच्छे से सोचने के काबिल बनेगा। क्या है, देखिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी के बहुत फॉर्म होते हैं, एनर्जी के बहुत फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? आप कितने फॉर्म के नाम बता सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं, हम लोग देखते हैं। एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, है ना। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक, ये सब तो उसी में आ जा रही है। और उसके साथ साथ एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल। और एक होती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, केमिकल एनर्जी। उसके साथ साथ ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि भी तो एक ऊर्जा होती है, ठीक है। और भी देखिए ध्वनि के अलावा क्या लिखा, ऊष्मीय ऊर्जा। भाई गर्म, जैसे कि आपने आग जला दी तो वहां पर वो क्या है, ऊष्मा निकल रही, उसमें भी ऊर्जा है, ठीक है, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा, यहाँ पर चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, इधर लाइट लगी है, सामने लाइट लगी है, इधर लाइट लगी है, इधर लाइट लगी है। तो ये जो सारी लाइट्स लगी हुई है ये क्यों है? ताकि आप जो है, मतलब कि जो ये सारी चीजें हैं ये प्रकाशमय रहे और आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जो आपकी क्लास है वो अच्छे से चल सके, ठीक। तो प्रकाश भी एक तरीके की ऊर्जा होती है भाई, हम उसमें विद्युत देते हैं, वो प्रकाश में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की तरह तरह की ऊर्जाएं होती हैं जिसके बारे में हमको समझना है। लेकिन यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि यांत्रिक और एरो करके आगे विद्युत लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, यहाँ पर आपको नाम जानना है। यांत्रिक ऊर्जा से, अब आप इसको लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, हम बोलते चल रहे हैं, आप समझते चलिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक मतलब जैसे कि
आप जनरेटर के बारे में जानते हैं? शादी में या फिर किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में जनरेटर आपने देखा हुआ है, आता है उसमें पेट्रोल या डीजल जिस भी चीज़ का रहता होगा, ज़्यादातर डीजल के रहते हैं। तो डीजल का जैसे रहता है तो उसमें डीजल डालते हैं, तो डीजल डाल करके हम इंजन चलाते हैं और उसके साइड में एक छोटा सा बॉक्स जैसा रखा रहता है, उसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। तो डायनेमो क्या करता है, जब उसको घुमाता है इंजन उसको ऐसे घुमाता है और घुमाता है तो वो क्या करता है, घूमने की वजह से, यानी कि अब भाई इस चीज को अगर हम घुमा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी लग रही है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी लग रही है, यांत्रिक एनर्जी लग रही है, यंत्र की वजह से लग रही है। भाई हमारा हाथ वगैरह सब यांत्रिक ऊर्जा ही है, ठीक है। तो यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। भाई कहते हैं जनरेटर चलाओ, तो जनरेटर चलाते, जनरेटर नहीं कहेंगे, नाम होता है जनरेटर, कहेंगे जनरेटर चलाओ, अरे जनरेटर चलाओ भैया, वाह लाइट कट गई है, तो ऐसे करके चले कहेंगे। तो जनरेटर का मतलब क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में। जैसे ही जनरेटर चलता है सारे बल्ब हर चीज जो भी रहता है सब कुछ जलने लगता है, चलने लगता है। तो यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, डायनेमो करता है। कौन करता है? डायनेमो, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो करता है, ठीक। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में। भाई प्रकाश है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, सोचिए, खुद से सोचिए, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? प्रकाश यानी कि धूप। धूप से लाइट कैसे बनती है? धूप से लाइट बनती है सोलर पैनल से। सोलर पैनल के अंदर क्या होता है? सोलर पैनल के अंदर होता है प्रकाश विद्युत सेल। क्या होते हैं? प्रकाश विद्युत सेल उसको बोलते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, उन्हीं सेल से मिलकर के बड़ा सा पैनल बनता है पूरा सोलर का, ठीक है। तो वो छोटा सा थोड़ी सी लाइट देगा, उसके बगल वाला थोड़ा सा लाइट, ऐसे ढेर सारे लगे होते हैं हजारों में, ठीक है। तो वो सारे हजारों मिल करके पूरे सोलर पैनल से ढेर सारी लाइट देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो नाम होता है प्रकाश से विद्युत में कन्वर्ट करने का, बहुत ही आसान है, प्रकाश विद्युत सेल। क्या होता है ये? प्रकाश विद्युत सेल। क्या होता है? प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत सेल होता है, आपको नाम याद रखना, ये सब कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि प्रकाश से विद्युत में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम यहाँ पे लगेगा, आपको दे देगा जनरेटर ये वो, तो उसमें आपका ऑप्शन जो भी अगर सही रहेगा, आपको पता रहेगा तो आप लगा पाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को विद्युत में कौन कन्वर्ट करता है? बैटरी, आप जानते हैं बैटरी, सेल में क्या होता है सेल में कहाँ से लाइट आ जाती है? भाई बैटरी में कहाँ से लाइट आ जाती है? अब आप छोटी बैटरी की बात मत कीजिए, आप छोटी की भी बात कर सकते हैं, आप बड़ी की बात कीजिए अगर आपको और अच्छे से समझना है। कि आप इन्वर्टर के बारे में जानते हैं? आप इन्वर्टर के बारे में जानते हैं, पूरा का पूरा घर की लाइट जलती है ना, एक छोटे से डब्बे से, वो प्लास्टिक का बना, उसके अंदर अगर आप तोड़ फोड़ के देखेंगे तो क्या होगा उसके अंदर। अब मान लीजिए कभी आपने छोटी बैटरी तोड़ी हो या फिर पकड़ी हो, हाथ में देखी हो, तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि बहुत सारा, अगर उसको खोल खोल के देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ अजूबा जैसा दिखेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऐसे हर जगह भाग रही है, सबको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, ऐसा तो है नहीं। तो उसके अंदर क्या दिखेगा? उसके अंदर आपको कुछ थोड़ा थोड़ा केमिकल दिखेगा किसी तरीके का, आपको कैथोड एनोड इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। तो कैसे उससे एनर्जी उससे कैसे विद्युत बन जाती है, इलेक्ट्रिक बन जाती है? तो उसका काम करता है हमारा प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल कहते हैं, मतलब कि आप उसको बैटरी कह सकते हैं, प्राथमिक सेल कह सकते हैं, और इन्वर्टर की बैटरी, कुछ भी कह सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि उसको प्राथमिक सेल कहिए। क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल, या फिर सेल कहिए। क्या कहिए? सेल कहिए। सेल समझते हैं, कोशिका वाली सेल नहीं, सेल, ठीक है, जो आपके टॉर्च वगैरह में लगता है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे एक सेल है, जैसे कि ये एक सेल है, तो इसको हम सेल कहते हैं ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक और सेल और जोड़ दें, एक सेल इस तरीके से जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं, तो अगर एक और सेल जोड़ दिए तो अब ये सेल नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया? बैटरी बन गया, ठीक है। तो सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है? बैटरी होता है सेल का ग्रुप। अगर सेल का आप ग्रुप बना देते हैं, अगर एक से ज़्यादा भी आपने सेल किया तो वो बैटरी बन गई। क्या बन गई? बैटरी बन गई। जैसे कि आपने 3 लगा दिया तब भी आप वो बैटरी बन गई, 2 लगा दिया तब भी बैटरी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम ढेर सारे सेल लगा करके बैटरी बनाते हैं,
ढेर सारे सेल लगा करके क्या बनाती है, बड़ी सी बैटरी बनाते हैं। जितना ज़्यादा सेल लगाएंगे उतनी स्ट्रांग बैटरी बनेगी। ठीक है, चलिए, तो सेल से बैटरी बनती है, समझ लीजिए। तो बेसिक इसका फंडा क्या होता है, सेल होता है। सेल से ही बैटरी बनती है, कोई भी बैटरी हो सेल के ही प्रिंसिपल पर वो बैटरी बनती है। ठीक है, चलिए, तो प्राथमिक सेल हो गया। रासायनिक से किस में बदलता है, विद्युत में। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है। अच्छा, हमारे पास डब्बा है, हमने इसमें आग लगा दिया, आग लगा दिया। अच्छा, हमारे पास माचिस भी है यार, अब क्या बात है कि हमारे पास एक माचिस है। तो जैसे माचिस है तो हम क्या करेंगे, अगर इस चीज़ को ऐसे जलाने की कोशिश करें, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको जलाने की कोशिश किए, तो देख पा रहे हैं ये जल रही है, तो इसकी लकड़ी जल रही है। ठीक है, और लकड़ी जलने की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट जनरेट हो रही है, ये कुछ ना कुछ हीट जनरेट कर रहा है, ऊष्मा आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे है कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, अगर उसमें हम लोहा में किसी लोहे के पीस पे हम ऐसे आग लगाते तो क्या ऐसा जल करके आग लगता, जैसा वो पीला पीला दिख रहा था, कभी नहीं दिखता। तो यहाँ पे उसमें रासायनिक ऊर्जा होनी चाहिए, तो जो लकड़ी है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि जल सकता है, वो जल करके ऊष्मा प्रोड्यूस कर सकता है, तो वही है रासायनिक। भाई पेड़ पौधा होता है तो वो पेड़ पौधा सूख करके ऐसा बन गया है ना, एक स्टार्टिंग में तो उसमें उसके जो मटेरियल्स में रस होता है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम तरह तरह की जो उसमें चीजें होती हैं, वही तो धीरे धीरे परत उसकी बनाती है, मोटी करती है। ठीक, तो होता तो एक तरीके को रसायन ही है, तो बाद में सूख करके लकड़ी बन जाता है, लेकिन होता रसायन है। तो रासायनिक को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। कोयला हो गया, कोयले को हम बर्न कर देते हैं, आग निकलती है, तो रासायनिक को किस में कन्वर्ट करता है, ऊष्मीय में। ठीक है चलिए, ध्वनि को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर क्या लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए कोयला भी लिख सकते हैं, कोयला। ठीक है, कोयला लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, ध्वनि को, आवाज को। ये आप हमारे पास देख पा रहे हैं, ये हमारा माइक है। क्या है, माइक है। अगर हम इसको अपने आप से दूर कर ले, जैसे कि हम यहाँ पे करके बोल रहे होंगे, इधर करके बोल रहे होंगे, अब आपको आवाज में डिफरेंस आ रहा होगा, आवाज कम सुनाई दे रही होगी। लेकिन जैसे इसको पास लाते हैं आवाज बढ़ जाती होगी। क्यों, कभी कभी आप कहते हैं कि सर आपकी आवाज स्टार्टिंग में बढ़ी रहती है, बाद में ठीक है डिम हो जाती है, तो उसको हमने थोड़ा दूर करने की कोशिश की। वो सब इसी के वजह से होता है, ये माइक है। ठीक है, अब ये जैसे सिग्नल्स भेजता है हमारा कैमरे के पास में, वैसे ही कैमरा इसको रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ से अगर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वॉइस को, हमारी आवाज को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक में, और आवाज ऐसे तारों से होकर के थोड़ी ना जाएगी, वो इसका सिग्नल जाता है, उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी जाती है कैमरे के अंदर, और कैमरे में वो फिर सेव हो जाती है, और वहां पर वो जो है विद्युत में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्वनि को विद्युत में कौन कन्वर्ट करता है, माइक कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, माइक या फिर माइक्रोफोन। ठीक है, तो माइक कन्वर्ट करता है, हर एक चीज में लगा होता है, छोटे छोटे आपके फोन में भी लगा होगा। ठीक है, जिससे आप बात करते हैं, भाई बात करते हैं तो आवाज आती है अंदर, ठीक है, तो वो लगा होगा। उसके बाद देखिए, ऊष्मा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद्युत में, ऊष्मा को कन्वर्ट। एक आपको हम बात बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास एक छोटा सा पैनल था। छोटा सा पैनल किसका, सोलर पैनल। तो सोलर पैनल था, तो वो धूप में तो काम करता है, भाई धूप में इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। एक लोग ने कहा कि नहीं, ये धूप से नहीं बनाता है, ये हीट से बनाता है, गर्मी से बनाता है। हमने कहा अच्छा, तो गर्मी के दिनों में तो फिर ये बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, भाई रात को बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे होती है, गर्मी का दिन होता है, धीरे धीरे आ भी रहा है गर्मी का दिन, तो ये तो बहुत अच्छे से काम करना चाहिए अगर गर्मी से होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गर्म से ही होता है। तो इस चीज को आप समझिए कि विद्युत को, मतलब कि ऊष्मा को विद्युत में कन्वर्ट करना और प्रकाश को विद्युत में कन्वर्ट करना दोनों अलग है। प्रकाश अलग चीज है, ऊष्मा अलग चीज है। प्रकाश अलग चीज है, ऊष्मा अलग चीज है। ठीक है, जैसे कि आप एलईडी बल्ब, हम लोग ज्यादातर अब एलईडी बल्ब इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत सारा प्रकाश देता है लेकिन ऊष्मा कम देता है। इसके पहले जो इस्तेमाल होता था वो प्रकाश और ऊष्मा दोनों देता था। मतलब कि जो येलो वाला बल्ब होता था उसमें प्रकाश भी निकलता था और ऊष्मा भी निकलती थी। तो यहाँ पर प्रकाश और ऊष्मा दोनों अलग चीज है। ठीक है, तो ऊष्मा से हम विद्युत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए इसके लिए एक सेटअप होता है, हम आपको यहाँ पर बना करके दिखाना चाहेंगे। वो सेटअप जो है कुछ इस तरीके से होता है, देखिए समझिएगा। उसमें क्या होता है, एक लोहे का तार लिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, लोहे का वायर लिया जाता है, और उसका एक जो यहाँ पर कॉर्नर होता है और एक जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर को गर्म किया जाता है।
गर्म रखा जाता है और इस कॉर्नर को ठंडा रखा जाता है। इस कॉर्नर को ठंडा रखा जाता है, इसको गर्म रखा जाता है, इसको ठंडा रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये जो है आपका Fe यानी कि आयरन का रहता है, और इधर का जो रहता है मतलब कि ये तो पॉइंट है आपका गर्म ठंडा करने वाला, ये तो सिरा है इसका, ठीक है। लेकिन सिरे के बाद से जो ये होता है ये कॉपर का होता है, इधर वाला भी कॉपर का, ठीक है। तो ये आपका आयरन का होता है, इधर वाला कॉपर का। एक पार्ट इसका ठंडा इधर का कोने का करते हैं और इधर वाला पार्ट गर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। यहाँ पर क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? उष्मा से किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उष्मा से विद्युत में ये कन्वर्ट करता है, इस तरीके का ये पार्ट होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक में। ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक में। तो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक में कौन कन्वर्ट करता है? सोचिए, ऊष्मा है, गर्मी है, उसको यांत्रिक में कन्वर्ट कर दिया। भाई हमने हीट दी, हीट, और उसने क्या किया? इस चीज को ऐसे घुमा दिया। भाई यांत्रिक मतलब क्या? या घुमा दिया या ऐसे कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब यांत्रिक मतलब जो आपको एक्चुअल में दिखे इस तरीके से, कुछ भी हरकत करते हुए, ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यंत्र की ऊर्जा। तो यहाँ पर ऊष्मा से डायरेक्ट यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? गाड़ी के बारे में जानते हैं? बाइक, कार। क्या होता है वहां पर? क्या होता है वहां पर? हम पेट्रोल या डीजल को यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल डालते हैं, वो कहाँ जाता है? उसके इंजन में जाता है। इंजन में क्या होता है? इंजन में उसकी बर्निंग होती है, इंजन में उसकी बर्निंग होती है। इस तरीके से इंजन होता है, हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, इस तरीके से उसका इंजन होता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ेंगे बाद में, जब सेलेक्ट होकर के आएंगे पॉलिटेक्निक में, IRT में, तो वहां पर इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से इंजन होता है। ये आपका पिस्टन होता है, ये आपका सिलेंडर होता है, इसी में से मूवमेंट करता है, ठीक है। और यहीं पर यहाँ पर वॉल्व्स लगे होते हैं, वॉल्व, ठीक है। इधर से पेट्रोल या डीजल जो भी है वो आता है अपना इधर से, ठीक है। वो सब प्रोसेस अलग है, वो सब आप बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये आता है और यहीं पर बर्निंग होती है, मतलब पेट्रोल और डीजल क्या होता है? बर्न होता है, ऐसा बहुत तेजी से उसमें आग पकड़ती है, और आग पकड़ने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। और प्रेशर इतना, जैसे कि यहाँ पर ये पिस्टन है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे धक्का लगता है इस पे ऊपर कि नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर की तरफ मतलब नीचे की तरफ आता है। और क्योंकि नीचे की तरफ आता है तो इतना तेज घूमता है कि वो अपने ही आने की वजह से वो फिर से वापस बैक करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें लगी होती है, अरेंजमेंट उसका फ्लाई व्हील वगैरह का होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर जब यहाँ बर्निंग होती है तो फिर से उसको नीचे की तरफ फेंकती है, फिर से ऊपर की तरफ। तो वो क्या करता है? इस तरीके से मूवमेंट करता है। आपने टीवी के ऐड वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से पिस्टन जो है मूवमेंट करता है इस तरीके से। और इस तरीके से जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, ठीक है। पश्चाग्र गति बोलते हैं, एक बार पीछे एक बार आगे, एक बार पीछे एक बार आगे, इस तरीके से मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट को एक यहाँ पर सिस्टम लगा करके, एक सिस्टम लगा करके जब ये ऐसे करता है तो इसको इस तरीके से रोटेट कर लिया जाता है। मतलब कि इस सिस्टम को जो ऐसे आगे पीछे कर रहा है उसको हम रोटरी के फॉर्म में, मतलब ऐसे घूमने के फॉर्म में, घूमने वाली एनर्जी के रूप में बदल लेते हैं, तो जिसके वजह से हमारी पहिया जो है घूमती है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से जो ऊष्मा होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंजन करता है, ठीक है। कौन करता है? इंजन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? विद्युत है, ध्यान से समझिएगा। लाइट है, उसको कोई ऐसी चीज लगा दे जिसकी वजह से वो ऐसा घूमने लगे, क्या हो? मोटर होती है। क्या होती है भाई? मोटर का आपने नाम सुना है? कौन सी मोटर? पंखा आपके पास में है, गर्मी का मौसम है, सब लोग पंखा यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पर मोटर का इस्तेमाल आप लोग करते हो। उसमें क्या करते हो भाई, प्लग आपने लगाया, बटन आपने दबाया, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे ना कैसे करके दी और वो यांत्रिक में कन्वर्ट यूं 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 घूमने लगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, विद्युत से यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत को ऊष्मा में। लाइट है, इसको गर्मी में कन्वर्ट कर दिया जाए। हीटर जानते हैं, हीटर खाना जिस पे बनता है, किसी किसी घर पे होगा, ठीक है, इस तरीके से हीटर होता है। चलिए हीटर थोड़ा अच्छा बनाते हैं भाई, इस तरीके से हीटर होता है, ठीक है। हीटर के अंदर इस तरीके से कॉइल्स लगी होती है, ठीक है। तो ये हीटर होता है, तो इसके ऊपर खाना रख के पकाया जाता है। ये जो है किसी कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो इसके वजह से यहाँ पर ये इसका नाइक्रोम का तार होता है, जानते हैं नाइक्रोम का। तो ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और जिसकी वजह से इस पर हम रख देते हैं तो खाना बनता है। ये हो गया। या फिर एडवांस में अभी इंडक्शन वगैरह आने लगे हैं, तो इंडक्शन वगैरह भी क्या है, इंडक्शन क्या करता है भाई, इंडक्शन भी तो विद्युत को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत को ऊष्मा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हीटर आ जाएगा, हीटर हो जाएगा, ठीक है, हीटर। इसके बाद क्या है, विद्युत को ध्वनि में कौन कन्वर्ट करता है। हमने कहा कि हमारा माइक ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो आप ये बताइए कि आपकी जो मतलब आपका जो विद्युत है, विद्युत ये तो जाकर के कहीं स्टोर हो रहा होगा, उसको ध्वनि में कौन कन्वर्ट करता है। आप कहेंगे फिर से माइक, ठीक है। तो माइक नहीं होता है, फिर से यहाँ पर कोयला नहीं होता, सॉरी, ये कोयला देख करके याद आ गया, कोयला नहीं होता यहाँ पर, ये होता है स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर होता है भाई। माइक अलग चीज है, स्पीकर अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है, उल्टा काम करते हैं। माइक क्या करता है, आवाज को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में। स्पीकर क्या करता है, विद्युत को कन्वर्ट करता है वॉइस में, ठीक है। स्पीकर में आप देखते हैं बढ़िया बढ़िया गाना सुनते हैं, ठीक है, उसमें लगा करके होली पे खूब गाना सुनते हैं, है ना, डांस करते हैं, तो वो सब क्या है, स्पीकर है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, विद्युत प्रकाश, मतलब विद्युत से प्रकाश में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत है, प्रकाश में कन्वर्ट हो गया, लाइट, बहुत सारी लाइट्स, ठीक है। आपने लाइट्स देखी है इस तरीके से, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से लाइट होती है, ये लाइट है आपकी, ठीक, पुराने मॉडल की लाइट। इस तरीके से ये ग्लो करेगी, कब करेगी ग्लो, कब करेगी ग्लो, जब हम यहाँ पर कनेक्शन देंगे तब, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब, ठीक है। इधर प्लस होता है, ये माइनस, ये वाला प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये ग्लो करेगा। तो मतलब हमने विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट कर लिया। तो कौन करता है ये काम, बल्ब करता है, बल्ब करता है, एडिशन वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको हमने बहुत सारी चीजें बताई, हमने आपको वर्क बताए, हमने आपको पावर बताए, यहाँ पर एनर्जी बताई, एनर्जी के तरह तरह से चीजें बताई, कौन किस में कन्वर्ट करता है। आप इन चीजों को याद रखिए, आपका काम यहाँ पर लगने वाला है, क्वेश्चंस में भी लगने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर इन चीजों को थोड़ा सा हटाते हैं और हटाने के बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हमने कहा कि बेसिक तरीके से क्वेश्चंस लेकर के पहले हम सॉल्व करेंगे, ताकि जो फॉर्मूले हमारे वो हमको ध्यान हो जाए। बाकी जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक पिंड पर एक आपको साथ में करते चलना है, ठीक है, ताकि आपका जो ये क्वेश्चन है, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला वगैरह है तीनों के, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो वर्क का हो, तीनों का तीनों जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए। तो एक पिंड पर 100 न्यूटन का बल, 100 न्यूटन का बल लगाने से, अच्छा ये से लिखा, हमको लगा ये क्या लिख दिया गया है, लगाने से वह बल की दिशा में, बल की दिशा
बल की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 सेंटीमीटर विस्थापित होता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर विस्थापित होता है। ठीक है, अब आप इसको करते रहिए, तब से समझ में आ गया होता है तो कार्य आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन भी है, कुछ ऑप्शन भी है। ऑप्शन है 10√3, 10, और उसके बाद क्या है 10/√3 और NOT। ठीक है, इस तरीके से ये कार्य, और ये कार्य किस में होगा, यहाँ पर ये सारे के सारे जूल में है। ठीक है, इसमें है जूल में। ठीक है, ये बेसिक सा बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो भी कर सकता है जो एकदम छोटा सा बच्चा हो और इस फॉर्मूले को समझा हुआ हो। ठीक है, तो बस इसका कराने का मतलब यही है कि आप उस फॉर्मूले को एक बार समझ जाए, ताकि आपका जो डर है कि हम इसके जो सवाल वर्क के, पावर के, एनर्जी के हैं, कम से कम वो एक बार दूर हो, वो डर दूर हो। ठीक है तो देखिए क्या दिया है, पहले इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमको फोर्स दिया है। ठीक है, तो आपको जो जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। 100 दिया है, यहाँ पर दिया है न बल लगाने से वह बल की दिशा से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लॉक है, ठीक है, क्या है, पिंड है, कोई जो भी है, ये पिंड है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में लगने की वजह से ऐसा तो है नहीं कि हवा में इस तरीके से चला जाएगा, वो किधर खिसकेगा, आगे की तरफ खिसकेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर कह रहा है कि लगाने से वह बल की दिशा से, बल की दिशा क्या है, ये है, ये बल की दिशा है, और ये क्या है, ये उसका विस्थापन है, विस्थापन उसका ये हो रहा है। तो बल की दिशा से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए 20 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है, थीटा, और थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब थीटा यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, उसी तरीके से फोर्स यहाँ पर क्या है, 100 न्यूटन है। ध्यान रखना है वो न्यूटन में रहना चाहिए। उसके बाद ये कितना विस्थापित होता है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चलता है, कितना विस्थापित होता है, ये होता है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर आपका क्या है, ये S दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो अब सब कुछ आपको दे दिया है, बस कार्य निकालना है। सीधा एकदम सिंपल फॉर्मूला लगाइए कार्य का फॉर्मूला, वर्क इक्वल क्या होता है F cos थीटा इंटू S। ठीक, तो F आपके पास में क्या है, 100 है, cos 30, ठीक है, cos 30, और S आपके पास में क्या है, 20 लिख दे, कोई दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से 0.2 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम यहाँ इतना ना रख करके क्या रखेंगे, 0.2 रखेंगे। यूनिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट्स को हमेशा, केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में। तो अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए। पहले हम थोड़ा सा वैल्यू रख देते हैं, ये 100 हो गया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे √3/2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 0.2। ठीक, तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इसको काटते नहीं है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा लेते हैं। तो इसका इसके साथ करा लेंगे तो भाई 100 से डिवाइड किया था तो ये हुआ था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये 3 और ये 2, आप इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये √3। ठीक है, इतना जूल। बात क्लियर है जूल कह दीजिए, न्यूटन मीटर कह दीजिए, क्योंकि इसको हमने न्यूटन में बदल लिया है, इसको हमने मीटर में बदल लिया है, तो इस वजह से न्यूटन मीटर इसका होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझाने के लिए है। और भी क्वेश्चन इस पर हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर
अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा आया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स जो बल लगा रहे हैं पिंड पर, वो मान लीजिए कि हम लगा रहे हैं एक किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी पिंड पर, ठीक है, या फिर पिंड पर, पत्थर पर, किसी वस्तु पर, किसी आदमी पर, किसी गाड़ी पर, कुछ भी हो सकता है। और वो कितना विस्थापन यहाँ पर हो जाता है, 60 डिग्री के एंगल बनाते हुए विस्थापन होता है। कितने का विस्थापन होता है, कितने का विस्थापन होता है, विस्थापन मान लीजिए कि होता है 150 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर का होता है। तो आपको कार्य बताना है। तो इस तरीके का आप एक क्वेश्चन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। इसको कर लीजिए अपने से, खुद से जल्दी से 2 मिनट में कर लीजिए, बहुत ही सरल है। 2 मिनट में इसको कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए इसको करते रहिए, तब से हम अगला क्वेश्चन नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखिए साथ साथ करते हैं तो आपका भी बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसको आप समझिए, ठीक है, समझिए, बात को अप्लाई कीजिए अपने ऊपर और काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक खराब बस, अच्छा ये खराब बस, एक खराब बस को 4 × 10³ न्यूटन का लगाकर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से खींचा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बल को 5 मिनट तक, बल को 5 मिनट तक सॉरी यहाँ पे बल नहीं है, बस को लिखा हुआ, बस को 5 मिनट तक खींचा जाए तो कार्य होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन है 25 × 10³ जूल, ठीक है, 5 × 10³ जूल, उसके बाद है 6 × 10⁶ जूल। अब इसको आप करने की कोशिश कीजिए, अगर आप ऊपर वाला कर चुके हैं तो 10⁵ जूल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कहा गया कि एक खराब बस है। अब समझिए कि आपको जो फॉर्मूला है उसी के ऊपर पूरी कंडीशन को लेकर के आनी है भाई। क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस देगा, आपको उस कंडीशन को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना। आपको अगर वर्क निकालना है, ध्यान से समझिएगा, तो आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक तो सबसे पहले चाहिए फोर्स के बाद आपको चाहिए एक एंगल, और एंगल के बाद आपको चाहिए विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एंगल की बात तो हो नहीं रही है, हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो थीटा तो हमारा वैसे ही यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी थीटा की। तो हमको टोटल यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा फिर वो बनेगा F × S, यानी कि हमको फोर्स की जरूरत पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये देखिए कि क्या हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास सीधे सीधे अच्छे तरीके से ये लिखा है, न्यूटन में भी है, सब कुछ है। तो फोर्स तो हमारे पास है। तो अब क्या देखिए कि हमारे पास, अब ये देखिए कि क्या हमारे पास विस्थापन है कि नहीं है। फोर्स तो है, क्या हमारे पास विस्थापन है कि नहीं है। तो यहाँ पर विस्थापन कैसे रहेगा, हमने कहा कि विस्थापन आपका मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये मीटर पर सेकेंड में है, ये तो वेग दिखा रहा है, और यहाँ पर ये समय है। तो क्या आप समय से दूरी नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कि दूरी का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हैं उसका।
तो देखिए यहाँ पर ये वेग है, ये क्या है, वेग है, कितना है 5, ध्यान से देखिएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, तो 5 मिनट में आप नहीं निकाल सकते कितना जाएगा, आप ऐसे ही निकाल लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लीजिए। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी, अगर आप और क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप यहीं से निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये आपका बेसिक एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से आपको दूरी निकालनी है, दूरी कितना दूर चला, ठीक है, इतना समय तक चला, इतने वेग से चला, कितना दूर गया होगा। तो आप समय को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा चाल इंटू समय। ठीक है, अगर आप चाल के जगह यहाँ पर वेग करेंगे, वेग, तो ये दूरी ना होकर के यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप वेग बराबर निकालेंगे वेग, तो यहाँ पर ये दूरी ना होकर के क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है, वेग और समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, वेग हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये मिनट में है, तो इसको हमको किस में करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 मिनट में कितना सेकंड होंगे भाई साहब, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेग रहा और ये हमारे पास समय रहा इन सेकंड में। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 5 25, और 25 का अगर 6 में कराएंगे तो 25 चौके होता है हमारा 100, 25 150 आएगा। ठीक है, तो 150 ये और ये 0, ये 1500 आ रहा है। ठीक है, तो 1500 क्या मीटर, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था तो मीटर आ जाएगा। तो 1500 मीटर हमको विस्थापन मिल गया, मतलब कि s की वैल्यू हमारी मिल गई। क्या मिल गई, ये s ही तो है, विस्थापन s ही तो होता है, तो s हमको मिल गया 1500। तो अब हम रख सकते हैं सीधे, तो यहाँ पर रख देते हैं 1500 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये n हटा देते हैं, वो न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ से ये, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वर्ग मिल जाना चाहिए सीधे सीधे। चलिए करके देखते हैं। तो 15 और 4 का पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 2 जीरो इसमें दे दीजिए, तो 15 और इसका करेंगे तो 15 चौको 60 होता है। ठीक है, और इसको करेंगे तो 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर, तो ये 5 जीरो हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, मैच करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है क्या 60 और ये 5, ये वाला दिख रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 5 है लेकिन ये 6 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 0 को इसके पास दे देते हैं, तो ये 5 की जगह ना होकर के 6 हो जाएगा। अब ये चीज़ भी आपको समझनी होगी भाई, देखिए ये चीज़ें तो आपको कम क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से 0 जाकर के इधर 6 कैसे हो जा रहा है। ठीक है, ये सब आप पढ़े होंगे, क्लास 8 से ही ये चीज़ें पढ़ाई जाने लगती हैं। तो ये हो गया, तो ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन है 6 × 10⁻⁶। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए स्क्रीन शॉट एक बार ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो स्क्रीन शॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो वाला कर लिए ना आप लोग, एक क्वेश्चन और दे क्या आपको फिर से होमवर्क, मतलब कि करने के लिए अभी तुरंत यहीं पे चेंज करके इसमें भी। तो देखिए इसमें कैसे चेंज करके दिया जाएगा, यहाँ पर चलिए फोर्स जो है हम चेंज करके यहाँ पर दे देते हैं। ये फोर्स आपका 6 × 10⁻³ ना करके यहाँ पर आप 4 कर लीजिए। ठीक, ये इतना न्यूटन है। और जो बल लग रहा है, बल आपका 5 मीटर नहीं लग रहा है, बल आपका लग रहा है, बल आपका लग रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड नहीं लग रहा है, पर मिनट लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, पर मिनट, ये मिनट है, MIN मिनट। ठीक है, और ये कितनी देर तक लगता है, ये 6 मिनट तक लगता है। ठीक है, 6 मिनट तक खींचा जाए तो कार्य क्या होगा, अब आपको इसको बताना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन में चेंजेस किया है, यूनिट का चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको भी लगाइए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी हम लिखा ही रहने देते हैं। ठीक है, आज सारा होमवर्क आपका यहाँ पर लिखा ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 40 केजी की एक लड़की, ठीक है, 40 किलो की, 40 केजी की एक लड़की, ठीक है, सीढ़ी से
सीढ़ी से 9 मीटर, सीढ़ी से 9 मीटर ऊंचे, 9 मीटर ऊंचे तल पर, तल समझते हैं भाई, फ्लोर होता है ना, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर वही तल, तो 9 मीटर ऊंचे फ्लोर या फिर तल पर 1/2 मिनट, आधे मिनट में, ठीक है, आधे मिनट में, तो 1/2 मिनट में पहुंच जाती है, ठीक है, पहुंच जाती है। लड़की द्वारा विकसित शक्ति, अब ये विकसित शक्ति क्या है, विकसित शक्ति मतलब शक्ति, जितना उसकी उस शक्ति लगी भाई, उसमें कुछ ना कुछ उसकी शक्ति रिलीज हुई होगी, ठीक है, कम हुई होगी, तो वही विकसित शक्ति, विकसित शक्ति, क्या हो रहा है, शक्ति होगी, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है 120 वाट, ठीक है, वाट में आएगा यहाँ पर, उसके बाद क्या है 600 वाट, उसके बाद क्या है 420 वाट, उसके बाद क्या है 640 वाट, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या निकालना है, शक्ति निकालनी, शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब पावर, P फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल होता है W/T, क्या होता है W/T, मतलब कि अभी तक तो जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें आपको केवल वर्क निकालना रह रहा था, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क की दर निकालनी होगी, कार्य की दर निकालनी होगी। तो पहले आप कार्य निकालेंगे, फिर समय से उसको डिवाइड करेंगे कि कितने समय में, ठीक है, 1 सेकंड में कितना काम हुआ वही उसकी दर होती है, ठीक है, किस हिसाब से काम हो रहा था भाई, कितना घंटा हुआ, कितना काम हुआ, वो सबसे मतलब नहीं, कितना उसकी दर रही, 1 मिनट में कितना काम हुआ, 1 सेकंड में कितना काम हुआ, 1 घंटे में कितना काम हुआ, वो उसकी दर रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको 2 चीज़ें चाहिए, एक वर्क चाहिए, एक समय चाहिए। तो समय क्या हमको दिया है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, समय हमको दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो वर्क कैसे हमको मालूम होता है, वर्क हमको कैसे मालूम होता है, वर्क हम कैसे निकालते हैं भाई, वर्क हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो मतलब कि वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि हमारे पास फोर्स होना चाहिए, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर एंगल की बात नहीं है तो हमारे पास कम से कम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए किस तरीके से कह रहा है कि लड़की जो है एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है, मतलब सीढ़ी आप सोचेंगे कुछ किसी न किसी एंगल पे होगा, ठीक है, सही बात है, सही बात है, लेकिन वहाँ पर उसका फोर्स भी उसी तरीके से लग रहा है भाई। आप अगर देखेंगे सीढ़ी को, अगर ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, तो लड़की के द्वारा फोर्स भी इसी तरीके से लगाया जा रहा है, ठीक है, और सीढ़ी भी इसी तरीके से। और क्वेश्चन में जब भी आपको एंगल की बात नहीं कहेगा फिर आप उसमें परेशान नहीं होंगे, बस आप वो एज्यूम करके मान लेंगे कि हमको वहाँ पर एंगल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप एंगल की बात वहाँ पे नहीं करेंगे। तो आपको केवल यहाँ पर फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर पता चल चुका है कि वो 9 मीटर है, क्या है वो 9 मीटर है। लेकिन अब आपको फोर्स नहीं पता है, फोर्स नहीं पता है, फोर्स पता है नहीं पता है, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर ये पता है कि इतना वजन है, ठीक है, ये मास आपको पता है, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, m/a होता है कि नहीं होता है, m/a होता है, a यानी कि एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ ऊंचाई पे चढ़ रही होती है तो इस पर एक्सेलरेशन लगता है g का, क्या लगता है, g का लगता है, g यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती की तरफ वापस नीचे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर g लगता है, तो यहाँ से हम अपना फोर्स निकाल सकते हैं, बल निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना बल निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, m आपका 40 है और इसको आप 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, पर सेकंड स्क्वायर, और तो ये आपका फोर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 न्यूटन का,
ठीक है, 400 न्यूटन का आ गया। उसके बाद आपको ये भी दिया है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका जो वर्क आएगा, वर्क जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा 400 और इंटू में यहाँ पर 9। ठीक है, 400 और इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये वर्क आ गया। ये कितना आएगा, न्यूटन में आएगा। अभी आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 चौक 36, 36, ठीक है, 3600, ठीक है, 3600 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम समय की बात करते हैं, क्योंकि हमको पावर निकालनी है अल्टीमेट। तो हमारे पास वर्क है 3600, ठीक है, समय कितना है, समय हमको हमेशा सेकंड में लेना होता है किसी भी यूनिट में। ठीक है, अगर हम MKS सिस्टम की बात कर रहे हैं तब भी, CGS की बात कर रहे हैं तब भी, SI की बात कर रहे हैं तब भी, हमेशा वो सेकंड में ही रहता है। तो यहाँ पर ये मिनट में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो कन्वर्ट करने के लिए चाहे तो हम यहाँ पर कर लें या फिर कहीं अलग से ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो हमारे पास है A 1/2 मिनट, ठीक है, 1/2 मिनट। तो 1 मिनट में, ध्यान से देखिए, ऐसे समझिए, 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 2 में कितना होगा, 2 मिनट में कितना होगा, 60 इंटू 2 सेकेंड। फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मिनट में कितना होगा, 3 मिनट में होगा 60 गुणित 3, ठीक है। उसी तरीके से हाफ मिनट में क्या होगा, हाफ मिनट में होगा 60 इंटू हाफ, ठीक है, आधा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, टोटल आपका 30 आएगा, 30 सेकेंड। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आधा मिनट, आधा मिनट में कितना सेकंड होता है, 30 सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे 30, तो 0 से 0 निपट गया, यहाँ से ये कट गया, तो टोटल आपका आ गया 12 बर्ती ये 36 होता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आ गया 120, क्या आ गया, 120। 120 क्या, 120 क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा वाट में। किस में आएगा, वाट में। ठीक है, ये वर्क नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये W यहाँ पर वर्क नहीं, वाट होता है। वाट का पूरा स्पेलिंग होता है WATT, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए भाई, कंफ्यूज मत होइए, WATT। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाट। तो किसी में ऑप्शन आ रहा है, ये पहला ऑप्शन, ठीक है, 120 वाट। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के आपको सॉल्व कराएं, इसको भी आप नोट कीजिए। चेंज करिए, इसमें भी क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए। चलिए चेंज कर देते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन हर में दे देते हैं ना, कि ना दे, हो गया, बस दे देते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि अब जो है 40 kg की लड़की नहीं है, अब ये 25 kg की है, ठीक है, कोई छोटी बच्ची है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की है सीढ़ी से यहाँ पर अब 2.5 मीटर, कितना, 2.5 मीटर ऊंचे तल पर 1/3 मिनट में पहुंच जाती है, लड़की द्वारा विकसित शक्ति होगी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिए सटासट और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजा आएगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घूम सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये पिछले एग्जाम में जो है आया था, मतलब कि कभी पुराने किसी एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन क्या है उसको हम पहले लिखेंगे, तो कुछ चीज़ों को हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप। आपके पास तो ये पावर है कि आप वीडियोस को पीछे भी कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट देख रहे हो, मतलब कि टाइम पे देख रहे हो या फिर बिना टाइम पे देख रहे हो, मतलब कि लाइव पे देख रहे हो या फिर ऐसे ही देख रहे हो, फिर भी आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको कर लिया कीजिए, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है कि 3 kg, पहले हम क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, ठीक है, आप तब से उसको पढ़ते चलिए और करने का कोशिश कीजिए। 3 kg के एक पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की
प्रारंभिक गति, प्रारंभिक गति से ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा ऊपर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंका जाता है यदि G = 10। क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया है। तो 2 सेकंड कि 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद देखिए गतिज ऊर्जा हो गई, मतलब कि आपकी शक्ति के क्वेश्चन हो गए और कार्य के हो गए, मतलब कि वर्क के हो गए। अब बचा हुआ एनर्जी का, तो एनर्जी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। के बाद अब कीजिए, अब तो ये क्वेश्चन हो चुका है, बस गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज लिखना है। गतिज व इसको एक बार आप लोग करते रहिए तब से। स्थितिज, एक सेकंड ये था रहेगा, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन भी है, ऑप्शन लिख दिया जाए। चलिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 600 जूल, 1800 जूल, ठीक है। उसके बाद है 600 जूल, 0 जूल। उसके बाद है 100 जूल, 500 जूल। मतलब इधर वाला गतिज है और इधर वाला स्थितिज है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 150 जूल और उसके बाद है 450 जूल, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 ही लाइन का तो है ना। तो कैसे करेंगे, लिखा हुआ है कि हमको अच्छा बताना क्या है, गतिज ऊर्जा बतानी है और स्थितिज ऊर्जा बतानी है। फॉर्मूला बताइए दोनों का। फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ध्यान से, v², ठीक है, होता है, ठीक है। v भी हो सकता है, u भी हो सकता है, वहाँ पे नथिंग प्रॉब्लम, बट v² होता है, ठीक। चलिए, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी, PE, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, mgh मसाला से याद कर लीजिए, ठीक है, mgh हो गया। चलिए, तो 2 चीजें हमको यहाँ पर पता करनी है। तो देखिए m आपको तो दिया है, m में कोई प्रॉब्लम नहीं, v भी तो दिया है, ये दिया v, रफ्तार, ठीक है। तो क्या हम इसको यहाँ पे रख करके ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। 1/2 और m के जगह 3 रख दिया, v हमारा 20 है तो ये आ जाएगा आपका 400। कितना आएगा भाई, 20 का स्क्वायर करेंगे ना, 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 200 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो जाएगा। तो 600 तो आ भी रहा है, ठीक है, मतलब काम हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अगला निकालते हैं, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे 3, मतलब m की वैल्यू और g की वैल्यू यहाँ पे कह दिया है कि आप 10 ले लीजिए, हमने ले लिया। h यानी कि हाइट यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश ये करेंगे, जैसे ये 20 है,
ये 20 मीटर 1 सेकंड में जाता है और 1 सेकंड बाद पूछा ही है, तो 1 सेकंड में 20 मीटर तो गया होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो 20 हम लगा दिए, ठीक है, दिमाग लगा दिए, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी ये 6 आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, जीरो इसका जीरो और फिर जीरो, हाँ 6 से तो आएगा ना भाई, 600 ही तो आएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 200, 200 का 3 कर देंगे तो 600, तो 600 जूल और 600 आ रहा है। ऑप्शन में है कहीं पर, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी हो गई भाई, गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए थे। तो आपका ये जो दोनों आंसर आ रहा है ये दोनों का दोनों गलत है। अब आप कहेंगे क्यों सर, क्यों ये गलत हो सकता है, आप ऐसा सोच रहे होंगे ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है, ये हमने रख दिया वेलोसिटी वगैरह, लेकिन नहीं, ये आपका नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन नहीं है। क्यों नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर है, पिंड को धरती से ये कौन है, ये आप है, ठीक है, जब भैंस चराने जाते हैं तो फेंकते ना पत्थर ऊपर, हाँ देखो कह रहा है, हाँ भैंस चराने जाता है मतलब, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ से पत्थर ऊपर फेंका जाता है, तो यहाँ से जब पत्थर ऊपर फेंका जाता है, यहाँ से पत्थर ऊपर जब फेंका जाता है, ठीक है, पत्थर बहुत बड़ा है, आदमी से के सर से बड़ा है, तो यहाँ पर पत्थर जब ऊपर फेंका जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो 20 से फेंका गया, यहाँ पर क्या गया 20 इसकी प्रारंभिक गति है। और एक चीज हमने आपको कहा, जब फॉर्मूला हम लिख रहे थे तभी हमने आपको कहा कि यहाँ पर आप v मानेंगे ज्यादातर। v का क्या मतलब होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, हमने कहा जब आपको हम समझा रहे थे भी, तो हमने बताया कि ये चीज हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहती है। जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर ऐसा है, अब जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, हमारा हाथ होता नहीं है, अपने से ही जा रहा है, कोई फेंका है, तो अब जैसे ये जा रहा है तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ और होगी, और जैसे ये कुछ ऊपर पहुंचेगा और कुछ और होगी, और इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती रहती है। क्यों, क्योंकि हाइट इसकी बदलती रहती है, कभी इतने हाइट पे था, अब इतने हाइट पे पहुंच गया, अब इतने हाइट पे पहुंच गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती रहती है। और काइनेटिक एनर्जी तो बदलती ही रहती है भाई, धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है, ठीक, धीरे धीरे कम होती रहती है। ऐसा नहीं कि ऊपर जाते हुए धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तब तो रॉकेट हो जाएगा, तब तो उड़ जाएगा ऊपर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे कम होती है, बाद में एकदम रुक करके नीचे आ जाता है ना। तो यहाँ पर फेंका तो 20 से गया था, लेकिन हमको क्या बताना, 1 सेकंड बाद की बतानी है। तो हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी जब इसने ऊपर फेंका। तो मान लीजिए कि ये टोटल इसकी हाइट टोटल है कि इतनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जो ये पत्थर जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमको पूछा 1 सेकंड बाद, तो यहाँ से तो फेंका ही गया, तो मान लीजिए कि हमने कहा कि 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, ठीक। तो जब ये 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा, 1 सेकंड इसको हटा देते हैं, 1 सेकंड में जब ये यहाँ तक पहुँचा, ये टोटल 1 सेकंड का समय में है, तो अब यहाँ पर तो 20 था, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो तो 20 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन यहाँ पर जब 1 सेकंड बाद पहुँचेगी तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी, वो 20 नहीं रहेगी, 20 से कम रहेगी। ये तो आप समझ पा रहे हैं, 20 से कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर जाते समय वो घटती रहती है, क्योंकि धरती उसको खींचती रहती है ग्रेविटी से, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कम होगी, 20 तो नहीं रहेगी, ये पहली चीज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 1 सेकंड बाद, जो अभी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे वो कहाँ का निकाल रहे थे पता है, वो यहाँ का निकाल रहे थे, वो एकदम शुरू का निकाल रहे थे, लेकिन हमसे पूछा 1 सेकंड बाद, तो हमको यहाँ से 1 सेकंड बाद देखना पड़ेगा कि 1 सेकंड बाद अब उसकी वेलोसिटी कितनी है। जिस पोजीशन का पूछा जाए उसी पोजीशन की वेलोसिटी हमको चाहिए। तो वेलोसिटी हम ये वाली ना लेकर के कौन सी वेलोसिटी लेंगे, इस पोजीशन की वेलोसिटी लेंगे। अब वो पोजीशन की वेलोसिटी कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या लगेगा, गति का नियम लगेगा, यहाँ पर गति का नियम लगेगा, ठीक है, गति का नियम लगेगा।
मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है, ग्रेविटी की वजह से मोशन मतलब जैसे यहाँ पर ये है, छोड़ेंगे तो देखिए नीचे आने लगा, कैसे? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो उसमें हमने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालनी है यहाँ की, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे v इक्वल u प्लस ए टी होता है, ठीक है, u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले की बात करते हैं, ये नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है गति का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फ्री फॉल की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर ये अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो ये फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें हमेशा सतर्क रहेंगे कि किस चीज़ को हम पॉजिटिव में लिखें, किस चीज़ को निगेटिव में लिखें। तो उसके लिए हमने ये बताया था कि जहाँ से किसी भी वस्तु को फेंका जाता है, जैसे यहाँ से इस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप उसको पॉजिटिव में लीजिए, आप उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव में लीजिए, आप उसकी डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव में लीजिए। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, वैसे एस इसमें नहीं है इस फॉर्मूले में, हो सकता है किसी दूसरे फॉर्मूले में आए, लेकिन आप उसको पॉजिटिव लीजिए। अगर नीचे फेंका जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ये छत है, ठीक है, छत पे चढ़ करके किसी चीज़ को नीचे फेंक रहा है, तो अब आप उन चीज़ों को माइनस में लीजिए। हमने ये चीज़ बताई थी कि नीचे को आप माइनस लीजिए, ऊपर को आप पॉजिटिव लीजिए, मतलब प्लस में लीजिए, ठीक। और उसके साथ साथ हमने आपको वो वहाँ ये भी बताया था कि आप जी को आप हमेशा निगेटिव लीजिए। क्या लीजिए? निगेटिव में लीजिए। जी को आप हमेशा -10 मीटर पर सेकेंड लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे पत्थर तो ऊपर जा रहा होता है, वो तो ऊपर जा रहा है, तो हमने कहा कि जब ऊपर जाएगा तो आप इसको प्लस लीजिए, लेकिन जी किधर लग रहा होता है? नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। इस वजह से जी आप हमेशा क्या लीजिए? माइनस में लीजिए। देखिए हमेशा माइनस में, जैसे ऊपर फेंक रहे हैं तब भी वो नीचे की तरफ ही लगेगा, अगर किसी वस्तु को छत पे आप चढ़ करके नीचे फेंक रहे हैं तब भी जी नीचे की तरफ लगेगा। तो कहने वाला वो हर एक पोजीशन पे माइनस में ही लगता है, ठीक है, नीचे की तरफ लगता है। तो ये हमने आपको सिखाया था। तो आप एक रूल अपना बना के रखिए, ठीक है, उसी रूल को फॉलो कीजिए, नहीं कि कभी प्लस ले रहे कभी माइनस ले रहे, कभी प्लस कभी माइनस, कंफ्यूज हो जाएंगे, सब गलत करके आएंगे। चलिए, तो अब हमको क्या करना है? हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी हमारी ये पॉजिटिव में होगी, ठीक है, और स्टार्टिंग वाला भी ऊपर ही फेंक रहे थे तो ये भी पॉजिटिव में ही होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ए यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ए जो है जी में चेंज हो जाएगा। ए आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ए ना हो करके जी हो गया, उसका एक नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज रख सकते हैं, मतलब कि जैसे कि यू की भी हम वैल्यू रख देते हैं, क्या है? 20। तो उसी तरीके से हमको ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या आएगी? -10। अब माइनस क्यों रख रहा है हमने आपको बता दिया, और इसको प्लस क्यों रख रहा है? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, और जी हमेशा माइनस लगेगा तो नीचे कर दिया। समय कितना है? t 1 सेकेंड। कितना है? 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड, तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा v, और यहाँ से ये 20 और माइनस यहाँ से ये 10, ठीक है। तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 क्या? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये जो जा रहा था वो 10 हो चुका है, मतलब 1 सेकेंड बाद जो 20 थी वो 10 पे आ चुकी है। क्या थी? 20 थी, वो कितने पे आ चुकी है? 10 पे आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए कितना अंतर हो गया, हम लोग 20 ले रहे थे और आ कितना गया है? 10 पे। तो हमको v मिल गया इस पॉइंट का, इस पॉइंट का v मिल गया। कितना है ये भाई? ये कितना है आपका? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? चलिए काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं अपनी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/2 हाफ, यानी कि, और इंटू में 3, और इंटू में 100, मतलब 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। भाई 10 का स्क्वायर कर देंगे ना। अरे बाबा इतना नहीं समझता है। चलो ये हो गया, तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 50, यानी कि 50। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150 जूल, ठीक है। सॉरी, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका
आंसर इसका किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। अब देख लीजिए इसमें से किसी में आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप इसको चाहे तो सीधा लगा सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यही आनी चाहिए, बट एक बार चेक करना जरूरी है। चलिए चेक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी आती है कि नहीं उतना। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमको एम, जी और एच चाहिए। तो एम और जी तो हमको पता है, एम हमारे पास 3 है और जी हमारे पास 10 है, लेकिन एच क्या हमने जैसा दिमाग लगा करके लगाया था क्या उतना होगा, यानी कि 1 सेकेंड बाद जो यहाँ पे पहुंची है, क्या ये जरूरी है कि 20 मीटर ही हो, यहाँ से यहाँ तक क्या ये जरूरी है कि ये 20 मीटर हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 20 मीटर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है ना ऊपर जाते समय, जैसे जैसे ऊपर चलता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है, वैसे वैसे उसको और मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या 1 सेकंड में 20 पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वो जमीन पे होता तो ये पहुंच जाता, लेकिन ये ऊपर की बात है, ऊपर में दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमको हाइट निकालनी है कि 1 सेकेंड में वो कितना ऊपर गया। तो अब ये कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल क्या होता है, ये होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है, हाफ AT स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा GT स्क्वायर इस तरीके से लिखा होगा, ये वो माइनस का फॉर्मूला। हमने क्या कहा, हमने कहा सब कुछ छोड़ो, बस आप नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसको याद करो, और उसके बाद जी को हमेशा माइनस में रखो, बाकी के ऊपर वाले को पॉजिटिव में, और जो नीचे उसको निगेटिव में रखो, आपका फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको तरह तरह के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपने इन चीज़ों को नहीं देखा तो आप एक प्लेलिस्ट में जाएंगे जब फिजिक्स के, तो उसमें आप देखेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी नाम से एक टॉपिक है। ठीक है, 2-3 वीडियोस में है। तो पहले हमने आपको बेसिक समझाया, क्वेश्चन कराए हैं, तो उसको आप देखिए अच्छे से। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को भी अच्छे से क्लियर कर पाएँ और इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसको भी कर पाएँ। ठीक है, चलिए, तो अब हमको एस निकालना है। एस क्या है, यहाँ पर एच ही है। ठीक है, यही वाला तो एस है, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना थी, 20, और टाइम कितना है पूरा हमारा, टाइम हमारा 1 सेकंड का। ठीक है, उसके बाद हाफ, और जी हमको कितना लेना है, मतलब ए हमारा जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ए की जगह जी रख सकते हैं, लेकिन वैसे आप ए रखिए क्योंकि ए ही आपका जी है। यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए ना, यहाँ पे आप कि ए बराबर जी। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तब टी आपका क्या है, 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से कटेगा तो 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ से कटेगा तो -5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं है। तो टोटल अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये बराबर में इधर की तरफ अगर आप लिखेंगे, ये जगह नहीं है, इधर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। नहीं 15 मीटर पर सेकेंड कहाँ जाएगा, 15 मीटर आएगा। क्या आएगा, क्योंकि हाइट है ना, तो 15 मीटर आएगी। तो देखिए दिखा ना, हमने कहा ना कि 20 तो नहीं पहुंचेगा, जैसे कि अभी इसके पहले हम लोगों ने 20 रख दिया था, तो 20 तो नहीं पहुंचेगा, वो 15 रहेगा। ठीक है, तो 15 रहेगा, तो हमको मिल गया। तो चलिए हम 15 यहाँ पर रख देते हैं, हाइट 15 रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 या 45, 45, और 10 का 0 लग जाएगा, इतना जो तो आ रहा है 450, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तब ध्यान रखिए, ठीक है, कि जब भी आपको यहाँ पर v है, h है, इनका क्या होगा, ठीक है, 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद ये क्या होंगे, वही कंडीशन होगी कि नहीं होगा, जो हमको दिख रहा है क्या वही ले लेंगे तो सही आएगा कि नहीं। और ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए, ऑप्शन तो इसी तरीके से बनाया ही जाता है, इसी तरीके से बनाया ही जाता है कि आपका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके वो ऑप्शन में आए ही। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक क्वेश्चन हम आपको दे ही देते हैं कि एक पिंड है, चलिए 3 kg का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 kg का ही रहे, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अब उसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है, ठीक है, वो इतना ना हो करके 15 है, और वो 1 सेकेंड, अच्छा चलिए कुछ भी चेंज नहीं करना, हमको 20 ही रखना है, आप कुछ मत कीजिए, आप बस यहाँ पे इसको 2 सेकेंड बाद बताइएगा। ठीक है, 1 सेकेंड बाद हमने यहाँ पर देखा, अब आप बताइएगा 2 सेकेंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या यहाँ पे फर्क आ जाएगा, आप खुद से देखेंगे कि क्या इसमें चेंजेस हुआ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और
क्योंकि ये हमने ख़त्म किया बहुत अच्छे तरीके से। और आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके साथ साथ अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज़ लेनी है, बुकलेट लेनी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।